Hey everyone, I am Sumit Kumar Jha. I welcome you all on the platform of Psychonomy. अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द साइकोनॉमी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे मटेरियल जो हैं आपके एग्जामिनेशंस लाइक नेट, सेट, गेट, जैम, सीयूईटी, पीजी की बात कर लो, यूजी की बात कर लो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस चैनल पे पहले से प्रेजेंट किसी भी वीडियोस के नोट्स चाहिए या फिर आने वाले वीडियोस के नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी, राइट? उसको आप बुक मार्क करके रख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियोस में बात करोगे तो हम लोग डार्विन वाटसन टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये डार्विन वाटसन टेस्ट जो है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो कोरिलेशन के प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये ऑटो कोरिलेशन के प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है ये यूज क्यों होता है, तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को, ठीक है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, जब हम ऑटो कोरिलेशन देखेंगे तो वो सारी चीजें समझेंगे, बट यहाँ पे आप ये समझ जाओ फिलहाल के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे वन टाइम पीरियड का लैग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वन टाइम पीरियड का लैग होता है। अब ये वन टाइम पीरियड लैग कहने का क्या मतलब है कि जो दो एरर टर्म होंगे, ठीक है, जो आपके दो एरर टर्म है, एक है आपका म्यूटी और दूसरा है आपका म्यूटी माइनस वन, इसके बीच में अगर आप देखोगे टाइम डिफरेंसेस, ये कितने का है, वन टाइम पीरियड का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, एक ये अगर 2021 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वन माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2020। ठीक, यहाँ पे आप देखो एक साल का गैप है, राइट, तो एक टाइम पीरियड का लैग। ओके, मतलब आज की बात करो तो आप कल से देखोगे तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। यहीं पे आप अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करोगे तो ये जो गैप है, ये जो लैग है, ये टू टाइम पीरियड का होगा, मतलब 2020 और 2022 की बात आप कर लोगे। सिमिलरली आप इंक्रीज करते जाओगे ऑर्डर और लैग क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो नल हाइपोथेसिस बनता है डाल्विन वाटसन टेस्ट में, ये क्या होता है आपका, रो इज इक्वल टू जीरो। अब ये रो क्या है, तो ये है आपका ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है आपका ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रो जीरो का मतलब क्या है, अगर ये रो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जीरो ही होगा, ये वन के इक्वल भी हो सकता है, ये वन से छोटा भी हो सकता है, राइट, और ये वन से बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि आपके सामने ये दिख रहा है कि अगर, ठीक है, अगर रो क्या हो रहा है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अगर आप रो देख रहे हो, रो की वैल्यू, आपकी ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर वन है, इसका मतलब है कि जो पास्ट है आपका वो इक्वल है किसके, करंट के। मतलब कि जो पास्ट में जो चीजें हो चुकी है वो सेम इंपॉर्टेंस रखता है आपके जीवन में आज के तौर पे। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपसे पहले एक एक्स आपकी है और अभी प्रेजेंट में कोई वाई है, ठीक है, तो इस दोनों का इंपॉर्टेंस आपके जीवन में क्या है, इक्वल है। तब जाकर के आप क्या कहोगे कि आपकी रो की वैल्यू वन आ रही है। ओके, अभी भी आप अपने एक्स से पीछा मतलब निकल नहीं पाए हो, ऐसा कह सकते हो आप। यहाँ पे अगर रो की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन वन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पास्ट है, ओके, आपकी जो एक्स है वो आपके प्रेजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आप इसको भूलने के लिए इसका क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एक तरह से देखो तो, ठीक है। पास्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन करंट टाइम पीरियड। अगर यहीं पे आप अगर देखोगे रो की वैल्यू क्या हो जाए, एक से छोटी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो करंट टाइम पीरियड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास्ट से। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे जीरो हो गया है, तो यहाँ पे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि आपके पास्ट और करंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब आपके पास्ट खत्म हो चुकी है और आप एक नई जिंदगी स्टार्ट कर चुके हो। ये चीजें हैं आपकी ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब अगर आप देखोगे तो डार्विन वाटसन टेस्ट में, हर एक टेस्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए, ठीक है, आपके डेटा निकालने के लिए कि डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। अगर आप डार्विन वाटसन टेस्ट में बात करोगे तो इसके फॉर्मूले को अगर आप देखो तो डी इज इक्वल टू समेशन ई टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये समेशन कहां से कहां तक जाएगा, ये सेकेंड डिफरेंस है टी की वैल्यू टू से लेके
एन तक जाएगी। ओके, ठीक है। अब फिलहाल अगर आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये आप देख रहे होगे टाइम पीरियड कितने का लैग है, 1 टाइम पीरियड का लैग है। और यहाँ पे आपने देखा होगा हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये लैग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को क्या करता है, चेक करता है, डार्विन वाटसन टेस्ट। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका ई टी स्क्वायर का समेशन, और ये कहां से कहां तक, टी इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ओके, तो ये आपका डार्विन वाटसन टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये जो डी की वैल्यू है, हालांकि इस फॉर्मूला का आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस में कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। वो वहां पे फॉर्मूले नहीं पूछेंगे और डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स आपको निकालने के लिए भी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर डी की वैल्यू, ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या हो, 2 से छोटी हो, तो इस केस में आप क्या कहते हो, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन क्या होता है और कैसा होता है। अगर आपकी डी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो इसका मतलब है क्या, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। अगर 2 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जीरो ऑटो कोरिलेशन है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने रो की वैल्यू भी देखी थी, उसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, इसको काउंट कर सकते हो। अब देखो आप कि अगर आप पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की बात करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, एरर टर्म है, देखिए एप्सिलॉन आई हैट, और वाई एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, टाइम है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट वेरिएबल है, सपोज कर लो ये एक्स है, ठीक है, ये जो डेटा सेट है एक्स है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स है। अब फिलहाल यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो ध्यान से देखना ये ग्रीन कलर को, कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है हर एक डेटा में। आप डायरेक्शन देखो, हर एक डेटा के बाद का डायरेक्शन जो है ये क्या है आपका, सेम है, राइट, सिमिलर डायरेक्शन है। फर्दर अगर आप नेक्स्ट ग्राफ में देखो तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्शन जो है ये आपको सेम दिख रहा है, राइट। हालांकि ये डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, बट डायरेक्शन क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है कहीं पे। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए डायरेक्शन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पे फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आप देखो सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, तो ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर अगर आगे जाएगा ये डेटा, ठीक है, फिर अगर ये आगे जाएगा डेटा, तो यहाँ पे एक बार और क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ये आप देखोगे अगर, तो ये एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेटा को आप क्या कहते हो, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, लेकिन किस केस में, साइक्लिकल पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो जितने भी एरर टर्म्स हैं, ठीक है, करंट एरर टर्म्स टू हैव द सेम साइन एज द प्रीवियस वन। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये अगर 2021 का एरर टर्म है और ये अगर 2020 का एरर टर्म है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ये, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम साइन है। ओके, ये चीजें हो गई आपकी पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन के बारे में। अगर आप निगेटिव ऑटो कोरिलेशन के बारे में देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, ये अगर एक डेटा सेट है एक्स, तो यहाँ से आप अगर दूसरे डेटा सेट पे जा रहे हो, दूसरे एरर टर्म पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये दूसरे तरफ डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ऐसे ऑटो कोरिलेशन को आप क्या कहते हो, निगेटिव ऑटो कोरिलेशन। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखिए करंट एरर टर्म्स टेंड्स टू हैव द अपोजिट साइन फ्रॉम द प्रीवियस। यहाँ पे जैसा साइन है उसका ठीक उल्टा साइन यहाँ पे है। ओके, तो जब अपोजिट साइन हो जाएगा तो इस केस में आप क्या कहोगे, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, राइट। क्लियर है इतनी चीजें। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, बट साइन यहाँ पे साइक्लिकल जैसा नहीं है। ध्यान से सुनना, साइक्लिकल में क्या हो रहा था, ये ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, जैसे बिजनेस साइकिल की तरह। बट यहाँ पे आप देखो ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रैंडम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे आपकी ड्रंक मैन चलते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप तो ले लिए, यहाँ के बाद आप किधर जाएंगे ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए, रैंडमनेस अगर आपको दिखे साइन में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, नो ऑटो कोरिलेशन। ओके, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ये चीजें, कि अगर करंट एरर टर्म टेंड्स टू बी रैंडमली अपीयर्ड फ्रॉम प्रीवियस, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो रैंडमली अपीयर हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, देयर इज नो ऑटो को रिलेशन। ओके, ये चीजें समझ में आ गई आई थिंक।
इसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो डी स्टैटिस्टिक्स है, डार्विन वाटसन जो स्टैटिस्टिक्स है, आपने जो कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे ये क्या है, आर की वैल्यू है। अगर आप आर की वैल्यू की बात करो तो ये हमेशा कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से +1 तक। ओके, अगर आर की वैल्यू, ध्यान से सुना, अगर आर की वैल्यू, ये पॉइंट्स तो रिमेंबर है आपको, मतलब ध्यान में रखना है, अगर आर की वैल्यू -1 से लेके कहां तक रहेगी, 0 तक रहेगी, तो इस केस में डी की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2 से 4 तक जाएगी, राइट। और अगर आपकी आर की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी तो जाकर के डी की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे 0 से कहां तक जा रहा, 4 तक जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। अगर आप -1 से 1 तक जा रहे हो किस केस में, आर के केस में, डी के केस में आप कहां से कहां तक जा रहे हो, 0 के केस में। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आर की रेंज जो है ये डिफाइन हो गई, डी की रेंज जो है यहाँ डिफाइन हो गई। ओके, फर्दर अगर आप देखो यहाँ पे टेस्ट के बारे में अगर हम देखें कि अगर हम लोगों ने टू टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल टेस्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट टेल, ये सारी चीजें देखी है, राइट। अगर आप बात करते हो टू टेल टेस्ट के बारे में, तो जो रिजेक्शन रीजन है, जो आपका रिजेक्शन रीजन है, ये दोनों तरफ होता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। ओके, लेकिन अगर आप सिंगल टेल्ड बात कर लो, सिंगल टेल में वो राइट टेल भी हो सकता है, लेफ्ट टेल भी हो सकता है। अगर आप राइट टेल की बात करोगे तो रिजेक्शन रीजन जो है सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में होगा। अगर आप लेफ्ट टेल की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में होगा रिजेक्शन रीजन। अब अगर आप देखो कि आप डी स्टैटिस्टिक्स क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप देखोगे कि रिजेक्शन रीजन कहाँ है, आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे या फिर आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। either you reject your null hypothesis or you fail to reject your null hypothesis, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास तो एक रेंज होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, एक क्या है आपकी डी लोअर और डी अपर, ये दोनों स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा कैलकुलेट किए गए हैं अर्लियर अपने आपके क्रिटिकल लेवल पे, अल्फा पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं उसके आधार पे जाकर के हम लोग क्या करते हैं, अपनी डी की लोअर वैल्यू और डी की अपर वैल्यू टेबल से देखते हैं, और वहां पे हम लोग फिर अपने कैलकुलेटेड के साथ कंपैरिजन करके क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं। फिर आप रिजेक्ट करते हो अपने नल हाइपोथेसिस को, या फिर आप रिजेक्ट नहीं कर पाते हो अपने नल हाइपोथेसिस को। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ को आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो ये रिजेक्ट एच नॉट है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये राइट साइड भी है और ये लेफ्ट साइड भी है। ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। इसलिए ये टेस्ट क्या कहला रहा है, आपका टू टेल टेस्ट। ओके, आप देखोगे अगर तो ये 0 से लेके कहां तक है, ये डार्विन वाटसन का जो लोअर वैल्यू है, लोअर स्टैटिस्टिक्स है वहां तक, और ये क्या है आपका डी अपर है। ओके, ये चीजें हो गई डीएल और डी अपर। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका मिड पॉइंट एल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे 4 माइनस डी अपर, और ये क्या है आपका 4 माइनस डी लोअर। ओके, इस पॉइंट की बात आप कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको क्लियरली शो हो रहे होंगे, विजिबल हो। अब अगर आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट साइड वाला रिजेक्शन रीजन है, इसमें अगर लाई करता है, ठीक है, क्या आपका नल हाइपोथेसिस, तो इस केस में आप क्या कहोगे, ये जो है क्रिटिकल रीजन है, किसके लिए, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन के लिए। मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किए हो इन फेवर ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो इन फेवर ऑफ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। ओके, ये चीजें समझ में आ रही है। अब अगर आप देखोगे कि ये जो डी लोअर और डी अपर के बीच वाला एरिया है, ठीक है, लेट मी चेंज माय पेन कलर फर्स्ट। यहाँ पे ये वाला रीजन जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इनकॉन्क्लूसिव रीजन है, और टू टेल टेस्ट है तो इसलिए दोनों तरफ इनकॉन्क्लूसिव रेंज होगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे कोई आप रिजल्ट नहीं बता सकते हो, ठीक है, इनकॉन्क्लूसिव रीजन है। और अगर अगर आपकी डी की वैल्यू डी लोअर, अगर आपकी डी की वैल्यू डी अपर और 4 माइनस डी अपर के बीच में आ जाए, तो इस केस में आप क्या बताओगे कि यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, नो ऑटो कोरिलेशन रीजन है ये। ओके,
तो ये आपका क्या है, इंटरप्रिटेशन है इस टू टेल टेस्ट की। अगर यहीं पे आपका सिंगल टेल टेस्ट होगा, राइट टेल टेस्ट होता, तो इस केस में आप जो है डिसीजन किधर लेते हैं, आपका डिसीजन वाला एरिया, डिसीजन वाला डी वैल्यू हो जाता आपका, ध्यान से देखना, डिसीजन वाला डी वैल्यू हो जाता आपका 4 माइनस डीएल से ग्रेटर जो भी वैल्यू होती डी की, वही आपका रिजेक्शन रीजन में आता, तभी जाकर के आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाते हैं। ओके, और आपकी नॉन इनकॉन्क्लूसिव रीजन क्या हो जाती है यहाँ पे इनकॉन्क्लूसिव रीजन हो जाती आपकी 4 माइनस डी अपर से लेके कहां तक, 4 माइनस डी लोअर तक। ओके, ये वाला रीजन जो होता, ये इनकॉन्क्लूसिव रीजन होता सिर्फ और सिर्फ राइट टेल टेस्ट के लिए। अगर यहीं पे लेफ्ट टेल टेस्ट होता, तो यहाँ पे फिर आपका वैल्यू जो है ये चेंज हो जाता है। लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए अगर आप देखोगे तो 0 से लेके आपका जो लोअर वैल्यू है डी स्टैटिस्टिक्स की, यहाँ तक अगर डी आएगा, तब जाकर के आप क्या कर पाओगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाओगे। और इसके लिए अगर आप इनकॉन्क्लूसिव रीजन की बात करोगे, तो ये डी लोअर से लेके डी अपर तक अगर रहे, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि ये इनकॉन्क्लूसिव रीजन है आपके लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए। फर्दर अगर आप आगे बढ़ो, तो यहाँ पे आप देखो दो चीजें हैं कि आप का नल हाइपोथेसिस का नेचर कैसा है। ओके, और आपकी आप जो है नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करोगे, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा उस केस में, ठीक है। यहाँ पे आप अगर जो देख रहे होगे डीएल और डीयू, इसको कहाँ से देखना है, आपको टेबल से ऑब्टेन करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि एक साइंटिफिक मेथड से हमारे स्टैटिस्टिशियंस क्या किए हैं, कैलकुलेट करके रखे हुए, राइट। वो आपकी जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप डिसाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग देखते हैं टेबल में, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे देखते हैं। फर्दर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नेचर देखो, आप यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या लिए, रो इज इक्वल टू 0, डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स में हमेशा नल हाइपोथेसिस यही होता है। आप अगर देखोगे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन, राइट। तो आप इसके रिस्पेक्टिव रिजेक्ट कब करोगे आप नल हाइपोथेसिस को, रिटेन कब करोगे नल हाइपोथेसिस को, और कब आपका टेस्ट जो होगा ये इनकॉन्क्लूसिव होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे देख रखी है इस ग्राफ में, ठीक है। इसी का अगर आप देखोगे तो ये एक टेबुलर फॉर्म है, पीछे का ग्राफ अगर समझ में आ गया आपको, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और ये आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है सेम चीज का, ठीक है, सेम चीजें हैं यहाँ पे आप देखो, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, राइट। ये हो गया आपका नो ऑटो कोरिलेशन वाला रीजन, ओके, जहां पे आप क्या कहोगे, नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, होल्ड कर जाएगा, मतलब कि आपके पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने देखा कि एच नॉट को आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो किसके फेवर में, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन के बीच के लिए। यहाँ पे आप रिजेक्ट करते हो इन फेवर किसके लिए, निगेटिव ऑटो कोरिलेशन के लिए। ओके, और ये दोनों रीजन क्या है, इनकॉन्क्लूसिव रीजन है, जो कि हम लोगों ने ग्राफिकल जो भी चीजें देखी है वहां पे एक्सप्लेन किया है। अब देखो आप कि ये जो टेबल है आपका डर्बिन वाटसन टेबल, वहां पे आप कैसे वैल्यू निकालते हो डी अपर और डी लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो वैल्यू दिख रही है आपको एन, ठीक है, एक एन दिख रही होगी आपको, एक के दिख रही है। तो ध्यान से देखो आप, ये जो एन है ये क्या है, आपका सैंपल साइज है, ठीक है, कि आपके सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद अगर आप के देखोगे तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो अगर 6 सैंपल साइज है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 है, तो इस केस में डी लोअर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.61, और डी अपर की वैल्यू आ जाएगी 1.40। यहीं पे आप अगर देखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 5 है, ओके, और आपकी सैंपल साइज कितनी है, 14 है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप नीचे आओ डी लोअर से, ठीक है, डी लोअर से आप नीचे आओगे, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी, वही बॉक्स आपकी जो है ये रिजल्ट वाली हो जाएगी, ठीक है। फर्दर यहाँ से हम गए आगे, आगे गए तो ये 0.51 जो है ये आपका डी लोअर है, और 2.30 ये आपका डी अपर है।
ओके, तो ऐसे हम आपकी डार्विन वाटसन के स्टैटिस्टिक्स के टेबल को देखते हैं। ये चीजें आपसे अगर कहीं पे आप जाते हो एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करने के लिए या फिर एसोसिएट काम करने के लिए, तो वो चीजें आप पूछते हैं वहां पे कि आपको ये टेबल देखने आता है, ये टेस्ट कंडक्ट करने आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये सारी चीजें। तो आपको जो है ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और आपके रिसर्च कैरियर को लेके भी। ठीक है, तो आई होप कि ये डार्विन वाटसन टेस्ट की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन में आपको ये डार्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स का रेंज पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है। ये आपकी रो की वैल्यू अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है, अगर 1 से छोटा है तो उसका क्या मतलब है, 0 है तो उसका क्या मतलब है, 1 से बड़ा है तो उसका क्या मतलब है, मतलब इंटरप्रिटेशंस ये आपको समझ में आई। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई तो आई होप कि आपकी एग्जामिनेशंस में आपके नॉलेज स्टॉक में थोड़ी सी ना थोड़ी सी वृद्धि जरूर हुई होगी। इफ इट इंक्रीज योर नॉलेज स्टॉक, then please like the videos and do share with your friends and subscribe to the Psychonomy. Thank you so much. Thank you for watching.